कितनी बड़ी दोपहर थी वो, जब मैं सारा वक्त नंगे पैर पत्थरों से भरे रास्तों पर चलती रही थी। सूरज जैसे सवा नेज़े पर आ चुका था। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे उग आए थे और सर से पैर तक पूरा जिस्म गर्मी से झुलस रहा था, मगर मुझे रुकना नहीं था। रुकती तो शायद उसी वक्त मेरी सांस बंद हो जाती और मैं हमेशा के लिए फ़ना हो जाती। इस खौफ और डर के मारे मैं नंगे पैर चलती जा रही थी, कहीं गिरती तो कभी संभलती। हाँ, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि आखिर मेरी मंजिल क्या है। वो दिन आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। मेरी पूरी ज़िंदगी पर वो एक दिन था जिसने मुझे सदियों का सफ़र लम्हों में करवा दिया था। और आज इतने साल गुज़र जाने के बावजूद उस वक्त की सारी बातें मुझे पूरी तरह याद हैं। आज भी मेरी ज़िंदगी की पूरी दास्तान मेरे दिल और दिमाग में ऐसे समाई है कि मैं जब जहाँ से चाहूँ कोई भी पन्ना बिना खोले भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि अपनी कहानी शुरू कहाँ से करूँ। यादों की कश्ती पर सवार होकर आज मैं बचपन के किनारे पर पहुँची हूँ तो आंखें नदियों की धारा की तरह बहने लगती हैं। वो बचपन के सुहाने दिन जब मैं अपने माँ बाप के साथ अपने प्यारे से गांव में रहा करती थी। कच्ची ईंटों और मिट्टी से बना हमारा प्यारा सा घर था, जिसके आंगन में एक ही पेड़ था, घनी छांव वाला, जिसके नीचे अब्बा की चारपाई बिछी रहती थी और अब्बा ने एक मोटी शाख से मेरे लिए झूला बना रखा था। कितना मज़ा आता था जब मैं अब्बा और अम्मा के साथ दोपहर के वक्त उस वक्त की ठंडी छांव में बैठकर दोपहर का खाना खाया करते थे। अम्मा अपने हाथ से लुक़मे बनाकर मुझे खिलाती और अब्बा मेरी मासूम बातों पर देर तक हंसते रहते। अब्बा ने मेरा नाम रानी रखा था और मुझे प्यार से रानो कहते थे। कितनी प्यारी प्यारी ज़िंदगी थी। अम्मा अब्बा के प्यार की घनी छाँव में कट रही थी, मगर फिर अचानक हमारी ज़िंदगियों में तूफ़ान आया और सब कुछ अपने साथ लेकर चला गया। अब्बा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। मैं उस वक्त 8 साल की थी और मेरी माँ जवानी की दहलीज़ भी पार नहीं कर सकी थी कि ज़िंदगी ने उसे नागिन की तरह डस लिया। हमारा घर सिर्फ अब्बा की थोड़ी सी आमदनी पर चल रहा था, मगर हर वो चीज़ घर में मौजूद थी जो ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होती है। मगर अब्बा क्या गए, जैसे ज़िंदगी ही वीरान हो गई। परेशानियों और मुश्किलों ने हमारे घर में डेरे डाल लिए। पहले कुछ रिश्तेदारों ने घर का चूल्हा जलाने में मदद की। कोई थोड़ा बहुत राशन डलवा देता तो कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर दे जाता। आटा और चावल धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। फिर जैसे लम्हे गुज़रते उसी रफ्तार से सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुकम्मल तौर पर मगन हो गए। किसी को भी कभी ख्याल आ जाता तो हमारा हाल पूछने आ जाते। फिर ये हुआ कि राशन का सामान आधे से ज़्यादा घट गया और सब्ज़ी आना बंद हो गई। अम्मा के पास सोने की 2 कड़े और एक अंगूठी थी। कड़े उन्हें शादी के वक्त मेरी नानी ने दिए थे और अंगूठी अब्बा ने बहुत साल पहले पैसे जमा करके दिलाई थी। जब सब्ज़ी आना बंद हो गई और किसी ने बिजली के बिल की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अम्मा ने अपना एक कड़ा बेच दिया और कुछ राशन अनाज घर में डलवाया, बिल भरा और कुछ दिन हमारा खर्चा पानी चलने लगा। मैं तो वैसे भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, 4th क्लास में थी, मगर मेरे स्कूल के काम के लिए कॉपी पेंसिल की ज़रूरत तो पड़ती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और फिर राशन के नाम पर हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत राशन डाल दिया जाता था। ये सब देने वाले मेरे अम्मा अब्बा के रिश्तेदार ही थे। वो बात अलग है कि मेरे अब्बा अम्मा दोनों के ही सगे भाई बहन नहीं थे, वरना शायद मामू और चचा हमें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ते। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त कछुओं की चाल चलता है और एक एक पल भारी हो जाता है। ऐसा ही हमें महसूस होता था। मैं तो बच्ची थी, इतना ज़्यादा ज़माने को नहीं समझती थी, मगर अम्मा को तो ज़माने की ऊंच नीच का पता था। अब्बा को गुज़रे 1 साल होने वाला था और अम्मा का दूसरा कड़ा भी बिक चुका था और अब हालात ऐसे थे कि घर में खाने को कुछ ना ही बचा, ना ही बेचने को कोई और चीज़। कोई कब तक किसी का बोझ उठाता है। गांव वाले सब अम्मा को दूसरी शादी के राय देते और समझाते, मगर अम्मा कहती हैं कि मेरे बेटी के साथ कोई सगे बाप की तरह तो नहीं रह सकता, तो मैं कैसे शादी कर लूँ। मैं कुछ समझती और कुछ ना समझी के साथ ये सब बातें सुनती रहती थी। मेरा नन्हा सा दिमाग ये सब बातें ज़्यादा नहीं सोच पाता था। मैं तो बस अब्बा को याद करती रहती और अम्मा के आंचल में छुपी रहती थी। फिर वो दिन भी आया कि अम्मा को मजबूरी की हालत में अपनी सोने की
वो अंगूठी भी बेचनी पड़ी जो अब्बा ने अम्मा को बहुत प्यार से बनवा कर दी थी। उस अंगूठी के बेचने से कुछ दिन अच्छे गुजर गए, मगर फिर वही सब शुरू हो गया और कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे घर में खाने को कुछ न रहा। अब तो रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। हमारे हालात ज़्यादा बिगड़ते हुए देख गांव वालों की बातों की वजह से अम्मा ने दूसरी शादी के लिए हाँ कह दी और रिश्ता दिखाने वाली बुआ को कह दिया कि वो कोई अच्छा रिश्ता देख ले जो बीवी के साथ एक बेटी को भी मुफ्त में कबूल कर ले, मगर उसे बाप का प्यार और स्नेह ज़रूर दे। अम्मा को कुछ और नहीं चाहिए था, बस एक साहिबान और इज़्ज़त की ख्वाहिश थी। कुछ दिन बाद बुआ ने अम्मा को 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता जो था उस आदमी के 2 बच्चे थे और बीवी मर चुकी थी, घर बार अपना था और वो साथ वाले गांव में रहता था। दूसरा रिश्ता जो बताया उस आदमी की बीवी तलाक ले चुकी थी, कोई बच्चा नहीं था, उसका भी अपना घर था और वो घर में अकेला रहता था। माँ बाप भी मर चुके थे। अम्मा ने बुआ से तलाक की वजह पूछी तो बुआ ने कहा कि वो उसे औलाद का सुख नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने बीवी को छोड़ दिया। अम्मा ने बुआ को उसी रिश्ते के लिए हाँ कह दी, ये सोच के कि बीवी बच्चे तो क्या घर में माँ बाप भी नहीं है, इसलिए मेरी बच्ची को वहाँ रहने और नए बाप को कबूल करने में आसानी होगी। बुआ अम्मा का पैगाम लेकर चली गईं। अब अमजद से बात पक्की करके अम्मा को बताएंगी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन अम्मा ने बुआ से अमजद साहब से निकाह की हामी भरी थी तो सारी रात अम्मा रोती रही थी। मैं जब तक जागती रही अम्मा की दबी दबी सी सिसकियाँ सुनती रही। मैं तब इतनी बड़ी तो नहीं थी कि मेरा दिल अम्मा की सिसकियों में छुपी वजह को जान सकता। मैं तो अम्मा को चुप भी करवा नहीं सकती थी। कितनी ही देर उनके रोने की आवाज़ सुनती रही और फिर जाने कब मैं सो गई। अगले 2 दिन बाद बुआ वापस आई और अम्मा को खबर दी कि अमजद निकाह के लिए तैयार है और आने वाले बुध को निकाह करके तुम माँ बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। अम्मा ने कहा कि बुआ बुध में तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं। बुआ कहने लगी, बेटा हमने कौन सा कोई तैयारी करनी है, तुम अपना और रानी का ज़रूरी सामान बांध लेना। मैं मौलवी साहब और गांव के कुछ लोगों का इंतज़ाम कर लूँगी जो अपनी दुआओं में तुम्हें रुखसत कर देंगे। अम्मा बुआ की बात सुनकर खामोश हो गईं और फिर तैयारी करने लगीं। अपने और मेरे कपड़े, ज़रूरत की दूसरी चीज़ और मेरी पढ़ाई का सामान सब बांधना शुरू कर दिया। तो मेरे सवाल पूछने पर अम्मा ने बताया कि अब हम अपने नए घर जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे नए अब्बा भी होंगे और हम दोबारा से एक अच्छी नई ज़िंदगी गुजारेंगे। नए अब्बा के बारे में सुनकर मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आई कि अब्बा नए कैसे हो सकते हैं, मगर नई ज़िंदगी का सोचकर मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई और मैं नए अब्बा समेत नए घर और नई ज़िंदगी का इंतज़ार करने लगी। फिर बुध का वो दिन आ गया जब नए अब्बा आए और कुछ लोगों की मौजूदगी में खाना वगैरह खा पी कर हमें हमारे सामान समेत अपने गांव ले गए जहां उनका घर था जो मेरे लिए नया था। ये घर हमारे घर जैसा कच्चा तो नहीं था, पक्का बना हुआ था जिसमें नया रंग करवाया था। उस घर का आंगन भी का था। घर में 3 कमरे थे। एक कमरे में नए अब्बा ने हमारा सामान रखा और फिर हमें दूसरे कमरे में ले गए जहां एक छोटा सा बेड था। एक तरफ मेज़ कुर्सी पड़ी थी, एक अलमारी और दूसरे मेज़ पर टीवी रखा हुआ था। अब्बा ने कहा कि ये कमरा रानी का है। फिर अब्बा ने तीसरा कमरा हमें दिखाया जिसमें बेड और मेज़ और अलमारी के अलावा 2 कुर्सियां भी थीं और एक तरफ मेज़ पर एक टीवी रखा था। ये कमरा मेरी अम्मा और नए अब्बा का था। ये बात अब्बा ने कही थी जिसे सुनकर मैं सोचने लग गई कि क्या अम्मा मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं रहेंगी, क्या मैं अकेली सोया करूँगी। मैंने खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद एक के बाद एक दिन गुजरने लगा और नए घर में नए अब्बा के साथ हमारी ज़िंदगी आसानी से कटने लगी। मैं 5 क्लासें पढ़ चुकी थी। अम्मा के कहने पर अब्बा ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। उनके गांव का ये प्राइवेट स्कूल था। अब्बा किसी किराने की दुकान पर काम करते थे। घर में अनाज भी काफ़ी जमा था और राशन भी काफ़ी आया करता था। इसके अलावा पकाने के लिए सब्ज़ी अब्बा ले आते। अब्बा को सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। कितने महीनों बाद हमें अच्छा खाना खाने को मिला था तो हम माँ बेटी बहुत खुश थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब्बा हमें अच्छा खिलाते पिलाते थे, बल्कि इसलिए कि वो हमसे बहुत प्यार भी करते थे। मुझे रानो कहने लगे तो मुझे मेरे सगे बाप की याद आ जाती, मगर मैं भी अम्मा की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि हमारे दिन अच्छे हो गए। मैं रोज़ स्कूल जाती, अम्मा घर के कामकाज करती और अब्बा अपने काम पर चले जाते। ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी थी और दिन भी अच्छे गुजरने लगे थे। लेकिन फिर अब्बा ने
अम्मा से एक बात की जिसे सुनकर पहले तो अम्मा ने इनकार कर दिया, मगर फिर अब्बा के समझाने पर वो राज़ी हो गईं। दरअसल अब्बा हमारा गांव वाला कच्चा घर बेचकर कोई काम शुरू करना चाहते थे जिससे हमारी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से गुजर सकेगी। और अब्बा ने ये भी कहा कि हमारा अपना कारोबार होगा तो हम शहर जाकर घर ले सकते हैं, वहाँ कारोबार कर सकेंगे और फिर वहीं रानू को किसी अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। अम्मा भी अब्बा की बातों में आ गईं और फिर अब्बा को अपने घर के कागजात दे दिए। जब घर का सौदा हुआ तो अम्मा से अंगूठे लगवाकर अब्बा ने घर बेच दिया और जितनी भी रकम मिली उससे कारोबार शुरू किया। अब्बा ने कौन सा कारोबार शुरू किया था वो हम नहीं जानते थे, बस इतना मालूम था कि गांव के करीब जो एक छोटा सा शहर है वहां अब्बा के किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई काम शुरू किया था। फिर अब्बा ने अपने किराए की दुकान वाली नौकरी छोड़ दी और रोज़ शहर चले जाते। शाम को वापस आते तो कुछ खर्चा अम्मा के हाथ में रख देते। सब अच्छा चल रहा था। मैं 14 साल की हो गई थी और अब घर बैठे अब्बा के कारोबार की तरक्की का इंतज़ार करती कि कब हम शहर जाएंगे और मेरा एडमिशन शहर के स्कूल में होगा। कुछ महीने और गुजरे थे जब अब्बा ने बताया कि कारोबार में नुकसान होने लगा है और पैसा पूरा नहीं पड़ रहा। और फिर धीरे धीरे अब्बा देर से घर आने लगे और अम्मा को खर्चा भी कम देते। एक दिन ऐसे हुआ अब्बा काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आए, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। अम्मा बहुत परेशान बैठी थीं। दरवाज़ा बजा। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो अब्बा का एक दोस्त अब्बा को लेकर आया था। उस वक्त अब्बा को कोई होश नहीं था, उन्होंने नशा किया था। उसके बाद ये मामला चलता गया और फिर पता चला कि अब्बा ने कोई कारोबार शुरू नहीं किया था, बल्कि वो मकान बेचकर मिलने वाले पैसों का जुआ खेलते थे। जुए में पैसे लगाते थे, किसी दिन जीत जाते थे और किसी दिन हार जाते थे। ऐसे ही उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया था और अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि अब्बा नशा करके घर लौटते और खाना ना मिलने पर अम्मा को मारते। मैं डरी सहमी अपने कमरे में बंद हो जाती। ये रोज़ का तमाशा था। घर में खाने पीने को जब कुछ नहीं रहा तो अम्मा की मिन्नतों पर अब्बा एक दिन कहीं से पैसे ले आए। अम्मा ने पूछा तो कहने लगे मैंने सेठ से उधार लिया है। उसे कर्जे का ज़्यादातर हिस्सा फिर से जुए में हार गए और अपनी हार का गुस्सा घर आकर अम्मा को मार के निकालते। हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बनती जा रही थी। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब्बा के जुआरी दोस्त घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे और कर्ज़े मांगने लगे। अम्मा को जाने कितनी परेशानियों का सामना करना था। एक तो अब्बा का ये हाल, घर में फाकों की नौबत और फिर जवान बेटी के साथ। अम्मा बहुत बीमार भी रहने लगी थीं। वो कोशिश करती अब्बा को समझाने की तो अब्बा उसे मारने लग जाते। अजीब हाल हो गया था हमारा। हम तो कुएं से निकलकर खाई में गिर चुके थे। एक दिन अम्मा शाम के वक्त किसी के घर गई हुई थी कि अब्बा के काम की कोई बात न बन सके और वो जुए की लत छोड़ दें, मगर अब हैरत की बात अब्बा भी उस दिन जल्दी घर आ गए और जब अम्मा लौटी तो अब्बा बड़ा मीठा प्यारा बनकर अम्मा से बातें करने लगे कि वो सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे और काम करेंगे, सारा उधार भी उतार देंगे और हम फिर पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगेंगे। अम्मा बड़ी खुश हो रही थी कि क्या पता अब्बा सच बोल रहे हों। अब्बा ने मुझे कहा कि मेरी रानो बेटी मैं तेरे लिए जो नया सूट लाया था वो पहन के आ जा। मेरा दिल कर रहा है अपनी बेटी को नए सूट में देखूं। अम्मा ने इशारा किया तो मैं कपड़े बदलने चली गई। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। आज खाने के लिए अब्बा सब्ज़ी भी लाए थे, वही अम्मा ने पकाया हुआ था। खाना खाकर कुछ देर बातें की। काफ़ी रात हो गई थी। हम सोने की तैयारी करने लगे जब अचानक दरवाज़ा बजा। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और कुछ देर बाद 3 आदमी अब्बा के साथ अंदर आ गए। अम्मा ने कहा ये कौन है और क्यों अंदर लाए हो इनको। अब्बा ने अम्मा को थप्पड़ लगाया और उन्हें घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गए और वो 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े और मेरे मुंह पर रुमाल रखा। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं किसी कमरे में बंद थी जहाँ टूटा फूटा सामान पड़ा था। बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। तब मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं जिनसे अब्बा ने उधार लिया था और जुआ भी इनके साथ खेलते थे। मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी कि उधार की वजह से मेरे लालची बाप ने मुझे बेच दिया था या जुए में हार गया था। कुछ भी था, मगर था बहुत ही बुरा। कमरे में एक आदमी आया और मुझे खाना देकर बाहर चला गया। दरवाज़ा खुलने पर दिन की रोशनी नज़र आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं सारी रात बेहोश रही थी और अब दिन चढ़ आया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मैं डरती
तड़पती बिलखती वहाँ कैद थी। रोज़ एक आदमी मुझे खाना देने कमरे में आता और फिर दरवाज़ा बंद करके चला जाता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो नशे में होता था। अभी तक मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। शायद अभी मुझे कुछ दिन बाद ये लोग कहीं भेजने वाले थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के वक्त जब वो आदमी खाना देने कमरे में आया तो काफ़ी नशे में था। कमरे में खाना रखकर उसने मेरे हाथ खोले और कमरे से चला गया। काफ़ी देर रुक कर जब वापस कोई नहीं आया तो मैंने पैरों की रस्सी खोली और धीरे से उठी और दरवाज़ा चेक किया। दरवाज़ा भी खुला हुआ था। शायद वो उस रात ज़्यादा ही नशे में था, इसलिए कमरा बंद करना भूल गया। मैं दबे पैर बाहर निकली। एक तरफ रोशनी नज़र आ रही थी, शायद वहाँ वो बदमाश लोग बैठे थे। मैं किसी तरह इज्जत बचाकर वहाँ से भाग निकली और एक कब्रिस्तान में छुप गई। अंधेरी रात बहुत खौफनाक थी। इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोच रही थी ये कि कौन सा इलाका है, क्या ये कब्रिस्तान हमारे गांव का था, जाने मैं किस जगह पर थी और मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे बहुत रोना आ रहा था। डर और खौफ के मारे मैं रोते रोते वहीं लेट गई। कब मेरी आँख लग गई मुझे याद नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक कब्र के पास पाया। वो खुली हुई थी जैसे किसी ने ताज़ा कब्र खोदी हो, लेकिन कब्र खाली थी। मैं हैरान परेशान ये देख रही थी। आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरी नज़र कब्र के ऊपरी हिस्से पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। ये क्या माजरा था? किसने ये कब्र खोदी और मेरा नाम उस पर किसने लिखा? मैं कहाँ थी? जान तो तब निकली जब एक आदमी मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि चल तेरी कब्र तैयार है, अब इसमें हमेशा के लिए सो जा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी, मगर मैंने हिम्मत की और वहाँ से भाग निकली। भागते भागते मैं कहीं नहीं रुकी और एक रेगिस्तान में पहुँच गई जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। गर्म हवा के झोंके मेरी रूह झुलसा रहे थे। मेरे तो पैरों में चप्पल तक नहीं थी। गर्मी की शिद्दत ने मेरे हलक में भी रेगिस्तान बना दिया था। मैं चलती रही, बहुत देर तक चलती रही। फिर एक मैदान आ गया जहाँ छोटे छोटे पत्थर थे। उन पत्थरों ने मेरे पैरों को ज़ख्मी कर दिया था। अब तो पैरों से खून टपकने लगा था और प्यास की शिद्दत ने मेरे हलक में कांटे उगा दिए थे। मैंने बहुत सफ़र किया था, लेकिन कब तक करती। आखिरकार मेरी हिम्मत जवाब दे गई और लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारा गांव नहीं तो फिर ये कौन सा इलाका था। धीरे धीरे मेरी आँख बंद हो गई और फिर मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं कहाँ थी। मेरी आँख खुली तो मैं किसी कमरे में थी। ये कमरा तो हमारे घर के कमरे जैसा ही था, मगर मुझे लग रहा था मैं अब भी कहीं कैद हूँ। मैंने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ भागी भागी मेरे पास आई और मुझे सीने से लगा लिया। अम्मा को अपने पास पाकर मैं रोने लग गई। कुछ देर बाद जब मैं संभली तो अम्मा ने बताया कि मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और मुझे कुछ देर बाद होश आता, मगर फिर बेहोश हो जाती थी। मैंने अम्मा से पूछा मैं कहाँ थी और यहाँ कैसे आई। अम्मा ने बताया कि अब्बा के दोस्त जब मुझे यहाँ से लेकर गए तो कुछ देर बाद अब्बा भी घर से निकल गए। फिर अम्मा गांव वालों को लेकर पुलिस के पास गईं और पुलिस ने अब्बा को गिरफ़्तार किया। अब्बा ने अपने दोस्तों को पता ठिकाना बताया जो जुआ खेलते थे और अब्बा ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया था। जब तक पुलिस वहाँ पहुँची मैं वहाँ से भाग चुकी थी। पुलिस मुझे तलाश करती कब्रिस्तान पहुँच गई जहाँ मैं उनको बेहोश पड़ी मिली। फिर इस तरह मुझे अम्मा के पास पहुँचा दिया गया और अभी मेरा इलाज चल रहा है। मैं दिमागी तौर पर गहरे सदमे में थी। जो कुछ हुआ वो एक भयानक हकीकत थी, मगर मैंने अम्मा से कहा कि कब्र पे मेरा नाम लिखा था और मैं किसी खाली मैदान में थी। तो अम्मा ने मेरे माथे पे प्यार किया और कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब मेरा ख्वाब होगा जो डर और खौफ की वजह से था। और फिर मैं कब्रिस्तान में ही बेहोश हो गई थी। अब्बा को सज़ा हुई थी और पुलिस की मदद से मुझे और अम्मा को एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया था। ये सब हमारी रजामंदी से हो रहा था, क्योंकि हम अब और अब्बा की वजह से जलील नहीं होना चाहते थे। एनजीओ में आने के बाद मैंने पढ़ाई पूरी की और साथ साथ यहाँ छोटे मोटे काम सीखने लग गई। मेरे हाथ में 2-3 हुनर थे। अब और काम करके मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। अम्मा भी वहाँ एनजीओ में खाना बनाने का काम करती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। पढ़ाई पूरी होने तक यही सिलसिला जारी रहा। इस दौरान
अब्बा जेल से रिहा हो गए क्योंकि उनकी सज़ा पूरी हो गई थी। अब्बा ने हमसे मिलने की कोशिश की मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और फिर हमें नहीं मालूम कि अब्बा ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। इंटर पास करने के बाद अम्मा ने मेरी शादी कर दी। मेरे शौहर एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। उनके माँ बाप अपने बड़े बेटे के साथ गांव में रहते थे मगर मेरे शौहर की जॉब शहर में थी। मैं अपने घर में अकेली रहती थी, इसलिए मैंने अपने शौहर से बात की और अम्मा को अपने पास रख लिया। अब्बा मुझे रानो कहते थे। मैं तब रानी थी जब मेरे बाबा ज़िंदा थे। अब मैं अपने घर की रानी थी जहाँ इज़्ज़त, मोहब्बत और खुलूस था। मेरी अम्मा मेरी शादी के कुछ साल ही ज़िंदा रहीं और फिर अपनी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। आज मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुकी हूँ। इकलौते बेटे को भी ब्याह दिया है और अब अपने पोते के साथ खेलते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे शौहर मेरे साथ ज़िंदगी के सफ़र में मौजूद हैं। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी के सारे राज बता दिए थे और आज भी जब मुझे वो वक्त याद आता है मेरी रूह काँप जाती है। मगर ये भी हकीकत है कि एक अच्छे हमसफ़र का साथ सफ़र की हर तकलीफ़ को भुला देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।